नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक नई पुस्तक जो राजकमल प्रकाशन समूह से प्रकाशित हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं सुजाता जी। उनकी पुस्तक है आलोचना का स्त्री पक्ष। उसी पर हम आज लेखिका से बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। साहिर लुधियानवी मेरे प्रिय शायरों में से एक हैं। साहिर एक जगह पर लिखते हैं कि ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखे ज़िंदगी को किसी और की नज़र से। इस शेर का उपयोग इस पुस्तक में भी हुआ है। जब मैं इस पुस्तक से गुजर रहा था तो इस शेर को पढ़ करके मुझे खुशी हुई कि ज़िंदगी को किसी दूसरे की नज़र से देखना ही नहीं चाहिए। ज़िंदगी हमारी है तो हमारी ही नज़र से देखनी चाहिए। यह पुस्तक जो है आलोचना की कथित जो मुख्य धारा है उसको चुनौती देते हुए खड़ी हो रही है और वैकल्पिक सर्वसमावेशी पद्धति का प्रस्ताव भी यह पुस्तक लेकर के सामने आती है। हिंदी कविता और आलोचना की दुनिया लंबे अरसे से मुख्य धारा के इकहरे आख्यान से संचालित होती रही है और वह भी सवर्ण दृष्टि से। उस सवर्ण दृष्टि और उस इकहरेपन को तोड़ती हुई इस पुस्तक को हम देख सकते हैं। शिक्षा और संसाधनों पर उसका वर्चस्व साहित्य और कला को भी अपने ढंग से अनुकूलित करता रहा है। जहां वैश्विक स्तर पर हेलेन सिक्सू, लूस इरिगेरे, जूलिया क्रिस्टोवा जैसे आलोचकों ने स्त्री भाषा को लेकर महत्वपूर्ण काम किए हैं, वहीं हिंदी में अभी इस पर कुछ एक अकादमिक काम के अलावा कोई ठोस बहस दिखाई नहीं देता है। अगर इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको उसी बहस में एक पन्ना जुड़ता हुआ महसूस होगा और एक ठोस कदम के रूप में आपके सामने आएगा। सुजाता जी की अब तक 4 किताबें आई हैं। सबसे आप बात करें तो हमें एक चीज महसूस होगा कि सुजाता जी की पहली जो किताब है वो कविता संग्रह है। यह भी एक अपने आप में अनोखा चीज है कि उनकी शुरुआत जो है कविताओं से होती है। अनंतिम मौन के बीच उनकी कविता संग्रह है। उसके बाद वो 1/2 स्त्री निर्मिति और अंतिम में अभी हालिया में राजकमल प्रकाशन समूह से आलोचना का स्त्री पक्ष प्रकाशित हुए हैं। पश्चिमी और हिंदी इतर, हिंदी में तो मुख्य रूप से बहुत कम, लेकिन हिंदी इतर भाषाई महिलाएं जो हैं उनके संदर्भों को इस पुस्तक में रख करके पुस्तक को ज्यादा प्रमाणिक बनाया गया है। हिंदी कविता की जो किलेबंदी जो हम देख रहे थे, जो शुरुआत में आप मध्यकाल लीजिए या श्रृंगारिकता लीजिए या भक्ति काल लीजिए, कहीं भी जो पुरुषों का जो किले के रूप में जो बंद करके रखा गया है, वहां पर स्त्रियों ने जो जिस तरह से घुसपैठिया की है, उसमें जो अपने आप को सामने लाया है, उस किले को तोड़ करके जो सामने आने की प्रयास की है, उसका यह किताब उदाहरण है। पुरुषों द्वारा निर्मित की गई तमाम परिभाषाएं जो उसके आधिपत्य में रखती है, खास करके स्त्रियों को जो पुरुषों ने अपने जो एक परिभाषाओं के अंदर जो स्त्रियों को जकड़ के रखा है, उसी परिभाषाओं को तोड़ने का काम आज की स्त्रियां कर रही हैं। और यह देख करके आज मुझे गर्व भी होता है कि स्त्रियां आज सामने आ रही है। स्त्रियां अपने हक की बात नहीं कर रही, स्त्रियां समानता की बात नहीं कर रही, स्त्रियां जो उस पर सदियों से उसका जो अपना अधिकार है उसके लिए लड़ रही है। लड़ना क्यों नहीं है, लड़ना चाहिए। तो उसी तमाम चीजों को लेकर के स्त्रियों की जो आलोचना जो हुई है और जो स्त्रियों ने आलोचना की है, उन तमाम चीजों को लेकर के इस पुस्तक को गढ़ा गया है। यह पुस्तक मेरे पास में है, आलोचना का स्त्री पक्ष। यह पुस्तक जो है अपने आप में अनूठा है और इस पुस्तक से मुझे लगता है कि आज तमाम पाठकों को गुजरना चाहिए। इस पुस्तक से आप गुजरेंगे तो आपको एक अलग तरह की अनुभूति होगी। तो आज हमारे बीच जो उपलब्ध हैं इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी हैं ताजवर बानो, वो हमारे बीच उपलब्ध हैं और श्यामलाल कॉलेज से एसोसिएट प्रोफेसर सुजाता जी उपलब्ध हैं। तो अब हम इस मंच को पूर्णतः सुजाता जी और ताजवर जी को समर्पित करते हैं। अब वो आगे का कार्यक्रम वो संभालेंगे। धन्यवाद। आवाज आ रही है ना?
हाँ, आवाज आ रही है? तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सवाल पूछने से पहले किसी ने कुछ लिखा था, मैं उस बारे में बात करूंगी। जब आपकी किताब आई स्त्री निर्मिति, तो स्त्री निर्मिति के बिल्कुल शुरुआत में सविता सिंह लिखती हैं, स्त्री लेखन में ऐसी प्रखरता दुर्लभ ही है, खास तौर से जब ये लेखन केवल विमर्श के तौर पर नहीं बल्कि अपने स्व के विस्तार के रूप में लिखे गए हों। सुजाता की तार्किकता, आत्मसजगता और ईमानदार वैचारिक तैयारी उनसे भविष्य में स्त्री विमर्श के अनेक आयामों पर नई पुस्तक के लिए उम्मीद जगाती है। और ठीक यहीं से मैं आपसे बातचीत शुरू करूंगी। जो आपकी किताब है आलोचना का स्त्री पक्ष, उसका जो पीछे का हिस्सा है परिशिष्ट, वो 36 पृष्ठों का है, जो आपके एक व्यापक अध्ययन को दर्शाता है। तो क्या स्त्री निर्मिति को आलोचना के स्त्री पक्ष की नींव माना जाए या उसका पूरक एक ढंग से? ताजवर, बड़ा मजेदार सवाल है वैसे ये। स्त्री निर्मिति का मतलब है, निर्मिति अपने आप में कंस्ट्रक्ट है, औरत कैसे बनाई जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक पूर्व पीठिका है एक तरह से, और जहाँ सविता सिंह जी कहती हैं कि आत्म का विस्तार है और विमर्श भी है उसमें, तो मैं इस बात को इस तरह से कहूंगी कि मैं स्त्रीवाद जो पढ़ रही थी उसको अपने आसपास जो भी घटित हो रहा है उस नजरिए से देखने की और समझने की कोशिश कर रही थी, और वो लगभग उसी कोशिश का परिणाम है। और बिल्कुल इस लिहाज से लिखा गया है कि एक 12वीं की बच्ची भी ये पढ़ सके और समझ सके कि कैसे स्त्रीवाद उसकी जिंदगी में झांकता है, फायदे में इस्तेमाल हो सकता है, उसके लिए फायदेमंद हो सकता है, यहाँ या कहाँ काम आता है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि वो इसकी पूर्व पीठिका है। लेकिन दरअसल जो सारा पढ़ना लिखना है वो तमाम पढ़ना लिखना ही आलोचना का स्त्री पक्ष की पूर्व पीठिका है, क्योंकि ये किताब पिछले 7-8 साल से मेरे दिमाग में थी। तो कह लीजिए कि एक बड़ा जो आप काम करना चाहते हैं उससे पहले आप छोटे छोटे जो कदम उठाते हैं वो शायद एक छोटा कदम स्त्री निर्मिति है, और अंततः मुझे यहाँ पहुंचना था। यहाँ से और आगे की राहें खुलती हैं। जो काम मैं अभी लेटेस्ट कर रही हूँ वो शायद इसको करते करते ही मैंने सोच लिया था कि मुझे ये क्या और काम आगे करना है। लेकिन हाँ, वो एक पड़ाव के तौर पर आप उसको देख सकते हैं, तैयारी तो उससे पहले शुरू हो चुकी थी। तो एक और बात है कि एक जगह हम एक चैप्टर में बात कर रहे हैं, स्त्री रचनाकार का अभिकृति, बाधाएं, चुनौतियां और उद्देश्य। तो कितना चुनौतीपूर्ण है स्त्री रचनाकार का स्त्री होना, जहाँ पे आप मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, सुनीता जैन जैसे तमाम उदाहरण देके चलती हैं। तो ठीक वही प्रोसेस आपके सामने भी रहा, इस किताब की प्रक्रिया में रहा होगा। तो आप उस पर बात करेंगी कि क्या अड़चनें रही उस किताब को लिखने के दौरान। और इसके इतर इसी के दूसरे हिस्से में एक बात यह है कि अपेक्षित और अतिरिक्त परितोष, जिसको सुनीता जैन के संदर्भ में आप व्याख्यायित करती हैं, उसे कैसे देखती हैं आप हिंदी अकादमिक जगत के लिहाज से? ये दो अलग अलग एकदम सवाल हो गए। पहला तो मैं जानना चाहें कि इसकी प्रक्रिया में मुझे क्या मुश्किलें जी, आई। रचना प्रक्रिया मेरे लिए क्या रचनात्मक मुश्किलें थी। एक तो ये किताब, इसे काफी सारा समय चाहिए था एक साथ, बहुत श्रमसाध्य ये एक योजना थी, और ऐसा नहीं है कि ये कुछ मतलब 2-3 महीने में सोचा गया, 5-6 महीने में इसको पूरा कर लिया गया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 7-8 साल पहले से मैंने इसे सोचना शुरू किया था, और इससे जुड़े हुए जो लेख थे जो आपने आखिरी खंड में देखे हैं, वो लेख और जो दूसरे खंड में जो लेख हैं वो छपना शुरू हो चुके थे। आलोचना में, आलोचना नामक जो पत्रिका है, पहल में, वो सब छपना शुरू हो गए थे। तो ये एक प्रोजेक्ट की तरह मेरे सामने ये काम था। इसलिए चुनौती के तौर पर क्या कहें, मतलब मेहनत नहीं करोगे तो नहीं लिख पाओगे। सीधी सी बात है कि मेहनत मांगती थी, और वो मेहनत मैंने जितना जैसे एफर्ट हो सकता था जी जान लगा के वो किया।
बाकी चुनौतियां तो ठीक है, एक स्त्री रचनाकार के सामने उसके जो रचनात्मक जीवन होता है वो उसके बाकी के जीवन से दरअसल एकदम कटा हुआ होता है। आप देखिए कि घर एकदम अलग तरीके से चल रहा है और उसके लिए जो उसका नौकरी करना तो फिर भी घर बर्दाश्त कर लेगा, जो घर का पूरा सेटअप है वो नौकरी तो फिर भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उसके अलावा भी आपकी कुछ ख्वाहिशें हैं जिनके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हो, रात रात भर जाग रहे हो, वो आपके लिए जो तकलीफ है वो तो खैर आप किताब पूरा करते हैं तो एक उपलब्धि होती है, वो वहां पे समझ में आता है, लेकिन वो जो बाकी जो सेटअप घर का जो डिस्टर्ब होता है, वो जो परेशानियां बाकी आती हैं तमाम, वो उनसे निपटना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके लिए घर में, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ, स्त्री रचनाकार की, जैसे कि इस अध्याय में भी आपने देखा होगा, स्त्री रचनाकार के लिए वो एक बड़ी चुनौती है। जैसे मैंने वो बात कही भी है कि आप 4 दिन अगर मतलब खाना नहीं बनाएंगे, कपड़े नहीं धुलेंगे, अलमारियों में नहीं जाएंगे, तह नहीं बनेंगे, तो भूचाल आ जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएंगे, बच्चे जो हैं वो एकदम बेघर जैसी स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन आप महीनों किताब न छुएं, महीनों कलम न छुएं, तो उससे कुछ नहीं बदलने वाला, उससे कोई तूफान नहीं आता, उससे कहीं बिजली नहीं गिरती, उससे कोई परिवर्तन, उससे कोई तकलीफ किसी को नहीं होती, आपको भी नहीं होगी अगर हम एक सामंजस्य बिठा लें उस तरह की जिंदगी के साथ। और वो होता भी है, बहुत सी रचनाकार आती हैं और मतलब एक चमक के बाद वो निकल जाती हैं। ऐसे तमाम उदाहरण मैंने दिए, जैसे क्षेमचंद्र सुमन जब आधुनिक प्रेम गीतों का स्त्रियों के संकलन कर रहे हैं, तो उसमें वो कहते हैं, वो बताते हैं कि कैसे बहुत सी स्त्रियों ने उनको इसलिए कविताएं नहीं भेजी संकलन के लिए कि उसमें तस्वीर और परिचय देना था, और एक महिला ने तो चिट्ठी लिखी कि मेरे पति को ये काम पसंद नहीं है और वो मेरे साहित्यिक जीवन को पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं आज से इसको भूल जाऊंगी कि मेरा ये भी कोई जिंदगी थी। तो ये पुरुषों के साथ नहीं होता, उनका जो रचनाकार का जो व्यक्तित्व है उसमें, और उनका जो दूसरा जो उनकी निजी जिंदगी है या प्रोफेशनल जिंदगी है, उसमें कोई टकराव नहीं होता। जो स्त्री रचनाकार, वो आप इससे समझ जाइए कि रचनाकार के साथ आपको स्त्री लगाना पड़ता है। वो स्त्री रचनाकार है, वो स्त्री लेखक है, वो स्त्री खिलाड़ी है, तो उसकी हमेशा जो भी उसका करियर या उसकी जो महत्वाकांक्षाएं होंगी, उनके ऊपर जब भी वो मेहनत करेगी, काम करेगी, कुछ अचीव करेगी, उपलब्धि उसकी कोई उसमें आएगी, तो वो हमेशा एक अलग उसका व्यक्तित्व होगा। और कई बार तो या तो आप उन दोनों को काट के अलग करते हो, उन व्यक्तित्व के दो हिस्सों को, तब जाके आप उस जीवन में अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर पाते हो, और या फिर उनकी वजह से आप बाहरी जो आपकी पारिवारिक दुनिया है और दूसरी जो दुनिया है, आस पड़ोस है, परिवार, रिश्ते, ये सब है, या फिर आप उनको ताक पर रखते हो। तो ये तो एक चुनौती हर स्त्री रचनाकार के सामने होती ही होती है। दूसरा सवाल मैं भूल गई हूँ। वो सवाल है कि अतिरिक्त परितोष और अपेक्षित परितोष, हिंदी के संदर्भ में खास तौर से जब सुनीता जैन की बात कर रहे हैं तो इसकी बात आती है। मैं इसको व्याख्या में चाहूंगी। वैसे मैंने इसकी व्याख्या अगर आप कर सकते किताब में की है, उसमें विस्तार में उदाहरणों के साथ है, तो हाँ, वो तो मैं तो दर्शकों के लिए पूछ रही हूँ। हाँ, वो किताब जरूर पढ़ लीजिए, वो चैप्टर उसको पढ़ लीजिए अगर समझिएगा, लेकिन मैं उसको संक्षेप में जरूर बता दूंगी। बल्कि 2 छोटे-छोटे उदाहरण दे देती हूँ कि एक तो जैसे ही कोई नई मतलब जो स्त्री कवि का जो भी नया कोई नाम आपको जैसे ही सुनने को मिलता है कि आजकल इनकी कविताएं आजकल खूब देखने को मिल रही हैं, तुरंत से वो चर्चा में हिंदी, ये हिंदी की खास दुनिया है एक, तो तुरंत से वो स्कैनर पे वो स्त्री आ जाएगी, फिर उसके बारे में, उसकी कविता के बारे में ये सब बातचीत होना शुरू होगा। फिर जैसे ही आप देखेंगे कितने सारे स्त्री कवियों के कविता पाठ के कार्यक्रम हो रहे हैं, कई बार ना कोने में छुपे छुपे या आपस में बातचीत भी करते हैं पुरुष कवि की, भाई देखिए कितना बुलाया जा रहा है, स्त्री कवि हैं इसलिए इनको इतना बुलाया जाता है। तो ये अतिरिक्त पारितोषिक, एक खूब ज्यादा एकदम ध्यान देना कि हाँ ये नया व्यक्ति, और तुरंत उसको शामिल कर दिया जाता है, और वाह उसकी कविताओं पे तुरंत आपको फेसबुक पर देखने को मिल जाएगा। और
दूसरा जो पुरस्कार भी मिलना शुरू हो जाएंगे, तुरंत से पुरस्कार मिलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी जो चीज है, ध्यान नहीं दिया जाता, वो ध्यान नहीं दिया जाता पर ही दरअसल सारी की सारी बातचीत है जो है किताब में बहुत गहराई में जाके है। असल में उसको पढ़ने का तरीका तो है नहीं। स्त्री कवि लिख क्या रही है, स्त्री कविता कह क्या रही है, उसकी वैचारिकता क्या है, उसकी जमीन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो कहाँ जाना चाहती है, वो किस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही है, वो अपनी परिस्थितियों की कैसी व्याख्या कर रही है, उनकी आलोचना करने का, उसकी स्त्री भाषा की आलोचना करने का वो सब तौर तरीके तो हम विकसित कर नहीं पाए। और दूसरी बात, जैसे ही एक स्त्री कवि के यहाँ आपको अस्तित्ववादी या ऐसी स्त्रीवादी कोई टोन दिखाई देना शुरू होती है तो उसको साइड में करना शुरू हो जाता है। फिर लिस्टों से उसके नाम गायब होने शुरू हो जाएंगे, फिर उसके पुरस्कारों की लिस्टों से नाम गायब होने शुरू हो जाएंगे, वर्षांत की लिस्टों से नाम गायब होने शुरू हो जाएंगे, फिर आप कविता सम्मेलन करेंगे लेकिन उसका नाम वहां से गायब हो जाएगा। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि हम स्त्री कवि जो लिख रही हैं उनके समूह को हम एप्रोप्रिएट करना चाहते हैं। हम तय करेंगे कि कौन कौन सी स्त्री कवि इस लिस्ट में होंगी, कौन कौन सी मंच पे होंगी, किन किन की कविता जो है वो हाईलाइट होगी, उसको रेखांकित किया जाएगा, कि मतलब हम तय करना चाहते हैं। जो कंटेंट को निर्धारित करने की, उनके लिखे को निर्धारित करने की जो है वो अब हो चुके हैं। पहले तो एक समय, लंबे समय तक वो भी हो रहा था कि कंटेंट भी हम निर्धारित करेंगे, लेकिन अब वो हो चुके हैं। अब जो है ये बचे खुचे पावर की जो है लड़ाई चल रही है। ठीक, तो मैं पढ़ रही थी, उसमें एक जगह आती है जिसमें हम जेंडर, जाति और धर्म के समीकरण पे बात करते हैं, और इसमें एक शीर्षक है हिंदी काव्य बनाम हिंदू काव्य, और उस शीर्षक के अंतर्गत आप इसी के लिखे को दर्ज करने के मानकों को स्थापित करने की बात करती है। और उसमें आगे जाके आप गिरिजादत्त शुक्ल, बृजभूषण शुक्ल का जो ग्रंथ है हिंदी काव्य कोकिलाएं, उसका उदाहरण देते हुए मीरा के संदर्भ में बात करती हैं कि अगर कवित्री है तो कोकिला है और कवि है तो विद्वान। आगे मीरा को परकीय नायिका के रूप में बताया गया है और फिर ताज की बात आती है। तो यहाँ एक सवाल ये बनता है कि इससे कविता के मूल्यांकन करते समय जैसे ही धर्म आता है तो मूल्यांकन का जो मानक है वो किस ढंग से बदल जाता है। और ये सिर्फ मीरा या ताज के संदर्भ में नहीं, शेख और प्रवीण राय भी है जिसको इसमें व्याख्यायित किया गया है। इस सवाल में ही तो जवाब निहित है, इस सवाल में ही जवाब है कि जैसे ही जाति और धर्म का मुद्दा आएगा, क्योंकि जो शीर्षक आपने पढ़ा, हिंदी काव्य का इतिहास लिखने की बजाय हिंदू काव्य, मतलब ऐसे इतिहासकार रहे जिनको ये भ्रम रहा कि वो हिंदी साहित्य का नहीं हिंदू साहित्य का, और ऐसे आपको प्रमाण तमाम मिलेंगे, किताब में भी आपको भरपूर मिलेंगे जहाँ ये बात साफ साफ दिखाई देती है। तो जब आप हिंदू की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो हिंदू कौन है ये सवाल भी साथ में आएगा, है ना। जब आप विमर्श करेंगे तो हिंदू कौन है वाला सवाल भी सामने आएगा। और निश्चित रूप से साहित्य में जिसका वर्चस्व रहा वो सवर्ण हिंदू है, और सवर्ण हिंदू के लिए जाति का जैसे ही मुद्दा आएगा और जैसे ही धर्म का मुद्दा आएगा तो वही होगा जिसका उदाहरण किताब में दिया गया है। जिस तरह शेख को, जिस तरह इतिहासकार दर्ज करता है, बार बार कहता है कि फंसा लिया आलम को, ये जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते कि शेख ने आलम को फंसा लिया और उसके प्रेम में फंस कर वो मुसलमान हो गए, फिर बाद में उसकी जो कला है उसको भी मूल्यांकन करते हुए वही दृष्टि काम करती है कि ये कैसे इतनी अच्छी भाषा लिखने लगी होगी जी, तो जरूर इसके ऊपर प्रभाव होगा। या प्रेम में पढ़कर इतने प्रेम के आधिक्य में रहे होंगे आलम कि अपना नाम चिपका दिया होगा उसके ऊपर, शेख के साथ जो ग्रंथ मिलता है उसपे दोनों का नाम मिलता है, तो उनका नाम प्रेम के आधिक्य में लगा दिया होगा। तो ये मतलब वो सवर्ण दृष्टि, सवर्ण हिंदू दृष्टि है जो नहीं बर्दाश्त कर पा रही है स्त्री के प्रतिभा को। और उसके साथ साथ अगर वो धर्म और जाति का भी मसला हो जाता है तो फिर तो ये अपने आप में स्पष्ट ही है कि किस तरह से देखा जाता है उन चीजों को, किस तरह हाशिए पे किया जाता है। एक तो स्त्री होने के कारण हाशिए पे, फिर आप धर्म और जाति के कारण हाशिए पे। जी अच्छा, हम जब मूल्यांकन की कसौटी पे बात कर रहे हैं
तो एक जगह जिक्र आता है कि जो स्त्री रचनाकार है उस पर बात तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी तक ये देखने में नहीं आता कि उसके मुद्दों पर कोई संगठन बना है। और साथ ही जो स्त्री साहित्य है उसका अपना कोई वैकल्पिक सौंदर्य शास्त्र क्यों नहीं है? और अगर वैकल्पिक सौंदर्य शास्त्र बनता है तो उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या रहेगी, या उसकी जमीन को कैसे निर्धारित करेंगे? मैं सवाल सॉरी सुन नहीं पाई, मैं दोबारा जी बताएं। जी जी, मैं दोबारा बोल रही थी। मैं ये कह रही थी कि हम स्त्री रचनाकार पर लगातार बात कर रहे हैं, आज के संदर्भों में उसके मूल्यांकन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उन अस्मिताओं के मुद्दों पर कोई संगठन क्यों नहीं बना पाए? अगला सवाल यही है कि और ना ही उसका कोई वैकल्पिक सौंदर्य शास्त्र अभी तक विकसित हुआ है। और अगर उसका वैकल्पिक सौंदर्य शास्त्र विकसित होता है तो उसकी जमीन क्या होगी? वैकल्पिक सौंदर्य शास्त्र निश्चित रूप से मतलब सबसे पहले तो यही स्वीकार करना होगा कि उसमें सौंदर्य है, जो कि लंबे समय तक नहीं स्वीकार किया जाता रहा कि स्त्री साहित्य में भी कोई सौंदर्य है। अरे ये तो इतनी वृत्तात्मक कविताएं हैं, जोड़ तोड़ के कविता बना दी है, ये बस एंटर दबा दी जाती है, कविता लिख देती है, मतलब तमाम चीजें जो किसी भी के लिए, स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी, उसके लिए कही जा सकती हैं। जी लेकिन ये खास तौर से स्त्री पे चस्पा कर दी गई है कि उनकी कविता में जो शिल्प का पक्ष है वो बहुत कमजोर है। तो जी पहले तो ये मतलब यही बताना बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ना नहीं आता। तो ये जो किताब की भूमिका में भी मैंने लिखा कि ये जो आलोचना का स्त्री पक्ष है, ये दरअसल सौंदर्य शास्त्र की एक पूर्व पीठिका भी है, एक जमीन भी तैयार करने की कोशिश है। तो पहले तो हम जो हथौड़े चलाए जाते रहे स्त्री लेखन के ऊपर, जो उसकी नींव को तोड़ने की, धराशायी करने की कोशिश करती रही, पहले तो हमें उसे पुख्ता करना होगा। और वैकल्पिक सौंदर्य शास्त्र फिर अपने आप इसी में से जो एस्थेटिक्स है, फेमिनिस्ट एस्थेटिक्स है, वो निर्मित इसमें से ही होगी। एक मतलब स्त्रीवादी एक स्त्री यूटोपिया की कल्पना करते हैं, और वो स्त्री यूटोपिया वही है जहाँ मैं कहूंगी कि जहाँ धर्म के, जाति के, वर्ग के तमाम सारे सवालों से स्त्रियां मुक्त हैं, जहाँ वो आनंद को बिना किसी पूर्वग्रह के, बिना किसी पितृसत्तात्मक दबाव के वो महसूस कर सकती हैं। उस फेमिनिस्ट यूटोपिया तक पहुंचना दरअसल मकसद है पूरे स्त्री साहित्य का, और नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि वही एक अल्टीमेट उद्देश्य है, वही एक अंतिम उद्देश्य है जो जिस तरह से चली है स्त्री लेखन की, स्त्री कविता की धारा मुक्ति के स्वरों को लेकर। अगर हम थेरी काव्य तक जाएं, तक पीछे जाएं, तो आप देखें कि थेरियों में जो मुक्ति के स्वर दिखाई देते हैं, वही मुक्ति के स्वर आगे आपको ललद्यद में, मीरा में, और जितने स्त्री कवि हैं उनमें, मध्यकालीन कवित्रियों में वही मुक्ति के स्वर चले आ रहे हैं। तो अंतिम लक्ष्य उसका वही फेमिनिस्ट यूटोपिया हो सकता है। तो और संगठनों की जो आपने बात की, वो दरअसल मैंने सवाल यहीं पे छोड़ा है, ये सवाल ही मैंने उसमें छोड़ा है कि क्यों नहीं अभी तक कोई स्त्रीवादी आधार पे कोई संगठन बन पाए हैं। ये स्त्री लेखन के सामने, हिंदी की जो स्त्रियों के जो लेखिकाओं की जो दुनिया है, उसके सामने एक मजबूत सवाल है। बाकी सारी विचारधारा, मतलब जनवादी लेखक संघ है और तमाम प्रलेस है, जलेस है, एक स्त्रीवादी लेखक संघ सलेस भी होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा, मतलब या तो शायद उतनी शिद्दत से महसूस नहीं किया गया कि स्त्रियों को एक मंच पर आके स्त्रीवादी मुद्दों पर बात करनी चाहिए, उसका लेखन करना चाहिए, असर्ट करना चाहिए, या स्त्रीवादी लेखन जो है वो कोई वो महत्वपूर्ण चीज है। वो सारी बातें जो मैंने उसमें लिखी, किताबें भी लिखी हैं कि कैसे स्त्रीवाद अपने आप में नकारने का एक तरीका हो गया है। तो एक ये डर भी होता है, आप कुछ भी कह लीजिए, स्त्रीवादी लेखन, मतलब कुछ लोग इस लेबल को अब अपना भी रहे हैं कि हाँ हम फेमिनिस्ट राइटर हैं, हम फेमिनिस्ट लेखक हैं, हम स्त्रीवादी लेखक हैं। उसके बावजूद स्त्रीवाद इतना अपने आप को मजबूत बना चुका है, उसके बावजूद स्त्रीवाद अभी भी सेंटर में नहीं है एकेडमिक्स के और साहित्य के, बाकी सारे मुद्दों के केंद्र में नहीं है। तो ये बात कि केंद्र में कौन होगा, जो ताकतवर होगा, तो उस ताकत के करीब हम नहीं हैं। इस एहसास में भी मुझे लगता है कि स्त्रियों को मुझ तक आवाज नहीं आ रही है बस। इस बात को शायद मेरी आवाज आ रही है? जी तो जी शायद आ रही है। परे रखा हो कि हाँ ये इसके लिए हमें आगे नहीं आना है।
और बाकी एक संगठन के रूप में जब स्त्रियां काम करेंगी तो वो उनसे बहुत सारे बलिदान भी मांगेगा, बहुत सारा समय भी मांगेगा। ये संगठनों की ये बहुत बड़ी जरूरत है। बिना बहुत सारे समर्पण के और बहुत सारे वक्त के वो नहीं बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मुश्किल स्त्रियों के सामने शायद रही कि घर बाहर के साथ साहित्य भी चला लें, नौकरी भी चला लें, फिर संगठन भी चला लें, उस संगठनों की मीटिंग भी कर लें। इसके प्रति एक संगठनों के और मीटिंग के प्रति एक अनप्रोफेशनल किस्म का रवैया जो स्त्रियों में रहा है, सबसे पहले तो उससे मुक्ति पानी होगी। हाँ। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और मुझे याद आई कि सामाजिक मुद्दों से अपना जुड़ाव महसूस करना होगा। हम कविता लिख रहे हैं, हम कहानी लिख रहे हैं, हम रिपोर्टाज लिख रहे हैं, संस्मरण लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, हम लेखक हैं। और हमारे आसपास अगर हाथरस हो रहा है, हमारे आसपास अगर उन्नाव हो रहा है, हमारे आसपास अगर और ऐसे तमाम घटनाएं हो रही हैं जिनमें फासिज्म दिखाई देता है, जिनमें सत्ता की निरंकुशता दिखाई देती है, जिसमें सामाजिक अन्याय दिखाई देता है, तमाम आंदोलन हमारे आसपास चल रहे हैं, अगर उन मुद्दों से जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे तो फिर संगठन के बारे में तो सोचना अभी मतलब बहुत दूर की कौड़ी है। अपने मुद्दों पे हम संगठन बना लेंगे, ये तो मतलब बहुत ही, मुझे लगता है कि अभी दूर का स्वप्न है जिसके लिए अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा। कभी मतलब मुझे लगता है कि मुझे ही गुस्सा आया तो शायद मैं शुरुआत करूं। जी ठीक। अच्छा, एक जगह बड़े मजेदार शब्द का इस्तेमाल किया है, गायनोफोबिया। बायोलॉजिकल टर्म होनी चाहिए, लेकिन आपने उसको साहित्य के संदर्भ में इस्तेमाल किया है, तो क्या है साहित्य का गायनोफोबिया? साहित्य का गायनोफोबिया वही है जब आपको लगता है कि ये यही सारी जगह ले जा रही है, यही सारा अटेंशन ले जा रही है, इन्हीं को पुरस्कार मिल रहे हैं, इन्हीं को छापना चाहते हैं। जैसे एक हिंदी में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्त्रियों की कविता पे लेख लिखते हैं, वो स्त्रियों की ही कविता पे आयोजन करते हैं, वो स्त्रियों की कविताओं का संकलन करते हैं। उनका न जाने क्या ये अजीब सा एक कहना चाहिए कि एक जुनून है कि उनको स्त्री लेखन पे ही जब भी बात करनी है तो उनको करनी है। तो वो एक उसके बिल्कुल उलट एक चीज है, और दोनों खतरनाक है, दोनों के ऊपर सवाल उठाना चाहिए। जिसमें ये एक शंका रहती है कि ये हमारी जगह लेने आई है, भीड़ है, बाढ़ की बाढ़ है, ये सारे शब्द आप कब इस्तेमाल करते हो कि ये भीड़ है और बाढ़ है? ऐसे शब्द आप तभी इस्तेमाल करते हो ना जब आप उससे आशंकित रहते हो। जैसे मंच और जैसे मैंने कहा कलम सत्ता है, ऐसे ही मंच पर बैठना भी तो एक तरह की ताकत है। तो मंच देते हुए आप घबराते हो कि अरे इसको दे दिया तो ये कार्यक्रम बिगाड़ देगी, अरे ये पता नहीं कैसे संचालन करेगी। तो एक महिला होने के कारण उसकी लैंगिकता की वजह से वो एक बहुत बड़ा डर है कि ये हमारी जगह छीनती हैं और ये इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। स्त्री कविता लिखेगी तो उसके ऊपर धड़ाधड़ लाइक्स बरसते हैं, हम लिखते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता। ये एक अजीब सा एक डर है जो दिमागों में बैठा हुआ है कि ये इनकी फोटो देख के लाइक्स आते हैं। आपने सुना होगा ऐसे कि इनकी तस्वीरों पे लाइक आते हैं, इनकी कविता पे नहीं लाइक आते हैं, इनको फोटो की वजह से, शक्ल की वजह से कविता आयोजन में बुलाया जा रहा है। लिखती तो चलो ठीक है, शक्ल अच्छी है। मतलब ये सारी वो बातें हैं जो आप किताब में नहीं लिख सकते, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मतलब ये दीवारों पे साफ साफ लिखा हुआ है, कोई नहीं कहेगा कि ये कौन कह रहा है। बहुत सारे लोग आसपास यही बात कर रहे हैं। अच्छा, एक जगह आप मतलब अपने कविता संग्रह के बिल्कुल शुरुआत में, अनंतिम मौन के बीच की बिल्कुल शुरुआत में लिखती हैं, जब कोई नहीं सुनता कविता सुनती है मुझे। और उसी में आगे आप जोड़ती हैं कि जो पाठक है वो पाठ से साठगांठ करके उस पढ़त का हिस्सा हो जाता है और न इतिहास से निरपेक्ष हो जाने के जोखिम उठाने की दृढ़ता करते हुए वो संभव कर सकता है। अनुभूति के अलावा भी काव्यास्वाद में बहुत कुछ शामिल रहता है, और आलोचना का इसी पक्ष में इसी काव्यास्वाद को लेके आपने एक पूरा का पूरा अध्याय लिखा कि अनुभूति का अधिकार, आस्वाद्यन और आस्वाद्यता का सवाल, और रीतिकाल को उसने केस स्टडी के तौर पर लिखा। इस पाठ में आप लोमड़ी और सारस की कहानी से सादृश्यता स्थापित करती हैं और संरचनाओं के बदल जाने की बात करती हैं, सुंदरता और गुरुत्वता पर बात भी करती हैं। तो आपके हिसाब से
आस्वाद्यता की क्या मानदंड होनी चाहिए और इसकी प्रकृति को लचीला कैसे बनाया जा सकता है? इसकी प्रकृति को लचीला बनाने का मतलब आप या मैं तो नहीं बना सकते ना, मतलब हमारे हाथ में उसको उसकी प्रकृति को बदलना नहीं है। लेकिन जब तरह तरह के स्वर साहित्य में शामिल होते हैं और उनका स्वागत होता है, जब उनका पाठ किया जाता है, जब उनके पाठ किए जाने के तरीकों को गढ़ा जाता है, समझा जाता है, वो टूल्स विकसित किए जाते हैं कि वो भिन्न आवाजें जो हमने नहीं सुनी थी, अरे ऐसे थोड़ी कोई लिखता है, तो जैसे लिखता है वो आप ही का तरीका नहीं हो सकता, सबके अपने अलग तरीके हो सकते हैं। तो वो जो अलग तरीकों को जब मान्यता मिलेगी, जब अलग अलग जैसे आदिवासी स्त्री कविता को आप ले लीजिए, है ना, आदिवासी स्त्री कविता को लेकर आप साहित्य आस्वाद को कैसे बदलेंगे? जैसे उस जिस चैप्टर की आप बात कर रहे हैं, उस चैप्टर में ही मतलब डिटेल में, विस्तार में इस पर बात की गई है कि कैसे जो हमारे प्रचलित मानदंड हैं, वो उन स्त्रियों को बाहर करते हैं। अगर एक आदिवासी स्त्री की बात है, तो जो पैमाने हैं खूबसूरती के, सुंदरता के और काव्यास्वाद के, वो तो आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब जो आदिवासी स्त्री है, वो जब साहित्य में आएगी तो रसभंग होगा क्या? से तमाम चीजें वहां पर उठाई गई हैं। तो जब वो आदिवासी स्त्री खुद लिखना शुरू करेगी, जब वो खुद अपनी बात कहना शुरू करेगी, जब वो खुद कविता कहेगी, जैसे ग्रेस कुजूर का उसमें नाम है, निर्मला पुतुल का उसमें नाम है, जसिंता के कट्टा का नाम है, तमाम कवि हैं, स्त्री कवि, जिन्होंने अपनी बात उसमें कहने की कोशिश की। तो क्या हमारे कान उसको सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसको समझने के लिए तैयार हैं? जब साहित्य में ये सारी आवाजें आएंगी, जब शामिल होंगी, उनको जगह मिलेगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी में जो स्त्रीवादी, जो आदिवासी स्त्री कवि स्वर है, वो हमारे सामने पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छे से प्रस्तुत हो पाया है। तो इसी तरह से जब और भिन्न स्वर होंगे, ग्रामीण स्त्रियों के स्वर हैं, जैसे एक बड़ा सुंदर हिंदी कविता में एक हस्तक्षेप होता है जब नीलेश रघुवंशी आती है, वो अपने साथ जो भाव और संवेदना लेकर आती हैं, उसको सुनने के लिए, समझने के लिए, कि जब वो अपने ढाबे पे पिता की बात कर रही हैं, या बस में जो टिकट लेने से बचती हुई लड़की है, उस पर जो कविता लिखी है, जब इस तरह की भिन्न चीजें आएंगी, ये जो स्वर जब कविता में आएंगे, तो काव्यास्वाद निश्चित रूप से अपने आप बदलना शुरू होगा। कविता का वैसे भी मतलब कविता का तो पाठक बहुत ही कम माना जाता है, हमेशा उसको एक सभ्य, एक इलीट, एक कुलीन विधा की तरह देखा गया। तो जब उसकी कुलीनता टूटती है, भंग होती है, तब उसमें ये अलग अलग ये लचीलापन तब उसमें आएगा, जब उसकी वो कुलीनता टूटेगी, तो जब उसकी वो किलेबंदी टूटेगी। तो उसी की लगातार हम बात कर रहे हैं कि ये किलेबंदी तोड़ना बहुत जरूरी है। और ये कविता के साथ ये एक बड़ी मजेदार चीज है। आप देखिएगा कि कहानी का जिस तरह विकास हुआ है हिंदी कथा साहित्य का, उसमें कहानी के जो आंदोलन है वो ज्यादा अंतराल पर आते हैं। कविता में ये बहुत जल्दी जल्दी कविता के आंदोलन होते हैं। तो वही दिक्कत है कि वो इतनी प्राचीन और किलाबद्ध शिल्प है और एक विधा है कविता की, जिसको बार बार उसको तोड़ने की जरूरत पड़ती है, उस फॉर्म को। और अब जो ये इस समय दलित कविता, दलित स्त्री कविता, स्त्री कविता, आदिवासी स्त्री है और तमाम अस्मिताएं जितनी हमारे आसपास मौजूद हैं, वो जब सब आएंगी तो ये किलेबंदी टूटेगी और वो लचीला बनेगा काव्यास्वाद। अच्छा, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक। तो आगे मेरा ये सवाल है कि जो हमारे हिंदी साहित्य की दुनिया है, उसमें स्त्रीवाद पर लगातार पाश्चात्य प्रभाव का आक्षेप लगाना क्या एक सोची समझी रणनीति है, या फिर और जबकि बाकी जो तमाम वाद हैं वो इन आक्षेपों से मुक्त रह जाते हैं? हाँ, मैं दोबारा बोलूं इसको? हाँ, हाँ। मेरा सवाल ये था कि हिंदी साहित्य की दुनिया में स्त्रीवाद पर लगातार पाश्चात्य प्रभाव का आक्षेप लगाना क्या एक सोची समझी रणनीति है, जबकि बाकी के तमाम वाद इन आक्षेपों से मुक्त रह जाते हैं? बिल्कुल। हालांकि वो भी प्रभावित है। ये तो बहुत सोची समझी चीज है कि, और ये अभी की नहीं है,
आप ताराबाई शिंदे का वो लेख पढ़ेंगे, स्त्री पुरुष तुलना जो निबंध है उनका, उसमें वो क्या कर रही हैं, लगातार डांट लगा रही हैं कि भाई आपका मामला हो तो आप पतलून भी अपना लीजिए, पैंट भी पहन लेंगे, विदेशी चीजें भी अपना लेंगे, विदेशी प्रौद्योगिकी और सारा विकास और मतलब सारी चीजें आपके लिए हैं। जैसे ही स्त्री अपने हक की बात करती है आप कहते हो ये तो पश्चिम से प्रभावित है। ये इस दोगलेपन पे तो वो मतलब मैं क्या लिखूंगी, मुझसे पहले की मेरी पुरखी ने ये चीजें लिख गई हैं इस दोगलेपन पर, वो पर्याप्त, इस पाखंड पर वो पर्याप्त बात भी कर गई हैं और झाड़ और डांट भी लगा गई हैं कि ये दोगलापन जो है ये आज का नहीं है आपका, ये तब से चला आ रहा है, इतना पुराना है। तो ये दरअसल आप, दिक्कत ये है कि स्त्रीवाद को पढ़ा ही नहीं है, ये जानते ही नहीं कि स्त्रीवाद के विकसित होने की अपने यहाँ कितनी मजबूत भूमि थी। आप कैसे देखोगे थेरी गाथाओं को, देखा ही नहीं गया, धार्मिक साहित्य मानकर उसको छोड़ दिया गया, उसको देखा ही नहीं है कि वो स्त्रियां कह क्या रही हैं। असल में तो वो कविताएं हैं, शुरुआती कविताएं हैं स्त्रियों की, वो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, आप थेरी गाथाएं पढ़ेंगी तो देखेंगे कि बुद्ध की शिक्षाओं पे वो बहुत कम बात करती हैं, जैसे थेर करते हैं उस तरह से वो बुद्ध की शिक्षाओं पे नहीं बात करती, वो तो अपने मन की कुछ कहना शुरू करेंगी, कहीं निकल जाएंगी। तो ये जो मन का कहना है ये तो कवि होना है ना, कि कुछ कहते कहते कुछ निकल गई और फिर अपनी मुक्ति की बात करने लगी। कहने को वो मुक्त है लेकिन अपने उस जीवन को वो लगातार याद कर रही हैं जब वो पीड़ित थी, प्रताड़ित थी। तो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत स्त्रीवादी जमीन वहां मौजूद है कि वो लगातार अपनी उस दर्द और पीड़ा की बात कर रही हैं। जैसे जैसे सुमंगला माता जो है, सुमंगला की जो माता है, वो थेरी जब लिखती है कि मेरा पति तो मुझे जो छाते बनाता था वो मुझे उन छातों से भी तुच्छ समझता था, और वो थेरी जो कहती है कि आहा कितनी अच्छी मैं मुक्त हुई 3 टेढ़ी चीजों से, मेरा मूसल, मेरा पति और एक क्या चीज है। तो ये सारी जो पीड़ा और दर्द है जिससे वो मुक्ति की बात कर रही है, जिससे आजादी को दरअसल वो उसी का उत्सव, उस आजादी का ही उत्सव मना रही है, वो जो मुक्ति के स्वर हैं। क्या वहां स्त्रीवादी जमीन नहीं दिखाई देती है? और पूरा 19वीं सदी का जो आंदोलन है, जो साहित्य, जो सुधार आंदोलन है, वो सारे सुधार आंदोलन जहाँ पंडिता रमाबाई हैं, जहाँ सावित्रीबाई फुले हैं, क्या वो भारतीय स्त्रीवाद नहीं है? क्या वो भारत में जो विकसित हो रहा है वो स्त्रीवाद नहीं है? तो ये तो न समझने के 100 बहाने। जी। अच्छा, एक जगह आप लिखते हैं, इस कविता का शीर्षक है भाषा को देना होगा साथ। उसमें आप बात करते हैं, जन्मी नहीं थी जब भाषा तब भी मैं थी, फिर भी इतिहास मेरी कहानी नहीं कह पाता आरंभ से। बैटरी जा रही है, मैं 1 मिनट इस पे चार्जर पे लगा दूं, 1 मिनट। जी जी। हम्म। हाँ ताज जी। ठीक है। हाँ। तो एक जगह आप लिखते हैं, जन्मी नहीं थी जब भाषा तब भी मैं थी, फिर भी इतिहास मेरी कहानी नहीं कह पाता आरंभ से। और इसी से ये सवाल जो है आप अपनी किताब में भी उठाती हैं, लगातार ऐतिहासिक परंपरा पर आप चारों किताबों में बात कर रही हैं, भले ही वो उपन्यास क्यों ना, वहां पर भी कई संदर्भ आते हैं। तो जो स्त्री साहित्य का इतिहास है उसमें आप बात करते हैं कि लोक साहित्य के बिना वो नहीं लिखा जाता, जो श्रुत और स्मृत की परंपरा है। लेकिन मौखिकता को तो हम प्रामाणिक मानते ही नहीं है, और ना ही काल विभाजन के जो दायरे थे उसमें इसकी फिट बैठती है। तो साहित्य के जो इतिहास है उसको किस दृष्टि से देखा जाए फिर, और जो स्त्री के लिहाज से उसके मानदंड है वो कैसे तय करेंगे इतिहास लेखन के? नहीं, श्रुत को क्यों हम उसमें जगह नहीं देते, या लोकगीतों को क्यों नहीं जगह देते हैं, उसके कारण उसमें लिखे हैं। मैंने डॉक्टर सुमन राजे का उसमें लगातार संदर्भ दिया है
ये बात वही उठाती हैं सबसे पहले, वही उस बात को सैद्धांतिक रूप से सामने लेकर आती हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में जो उन्होंने काम किया है, उसी के उस व्यवहारिक पक्ष का ही सैद्धांतिक पक्ष, इतिहास में स्त्री, उनकी जो दूसरी और आखिरी किताब आती है इसी मुद्दे पर, वो बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उसमें वो वही सवाल उठाती हैं कि ये दरअसल मुख्य धारा का इतिहास लिखने का तरीका है, जो ये लोकगीतों की पूरी परंपरा है, उसको बाहर करने का। आप सोचिए, इसके बहाने कितना कुछ बाहर चला जाता है। वो सवाल उठाते हैं कि आप स्त्री को वहां देख रहे हैं जहां वो मौजूद नहीं है, है ना। अब अगर मर्द निकल गया सुबह काम पर और वो रात को आ रहा है और हम उसको घर में ढूंढ रहे हैं, तो नहीं मिलेगा ना। जो जहां होगा वो वहीं मिलेगा जी। अगर आप स्त्री को बाहर मंच पर ढूंढ रही हैं लेकिन वो है ही नहीं, तो वहां वो मिलेगी कैसे? तो आप कह देंगे कि वो नहीं है। यही काम इतिहास ने किया है। जिस भाषा में वो नहीं लिख रही थी, या जिस फॉर्म में वो नहीं, जिस शिल्प में वो नहीं, जिस कथ्य में, जिस विधा में नहीं लिख रही है, वहीं आप उसको तलाश रहे हैं और कह दे रहे हैं कि नहीं है। तो ये इसको तो समावेश इसको करना पड़ेगा। नए तरीके से जब भी इतिहास लिखा जाएगा, उसमें ये सारे वैकल्पिक जो स्रोत होंगे उनको शामिल किया जाएगा। नहीं तो नया इतिहास आप कभी लिख नहीं पाएंगे, वो हमेशा मुख्य धारा का इतिहास बन के रह जाएगा। और अभी तक जो तरीका रहा है उसमें इतिहास लेखकों ने शायद महसूस ही नहीं किया कि कभी ये भविष्य में इसको स्त्रियां पढ़ेंगी और वो इसके प्रति हमसे सवाल पूछेंगी। उनको शायद ध्यान में ही नहीं रखा गया कि वो कभी हमसे सवाल पूछेंगी। तो एक स्त्री पाठक के प्रति, जो मैं पाठकत्व का भी सवाल बार बार किताब में उठाती हूँ, ये स्त्री लेखक से ही जुड़े हुए सवाल नहीं है स्त्री लेखन के, वो स्त्री पाठक से भी जुड़े सवाल हैं कि स्त्री पाठक जब उसको पढ़ रही है उस किताब को, तो उसके लिए आपने क्या वहां पे छोड़ा है? आप तो उसको बार बार ये बता रहे हैं, तुम थी ही नहीं इतिहास में, तुम तो थी ही नहीं इतिहास में, तुमने कुछ नहीं लिखा, तुम्हारी पुरखी ने कोई नहीं थी, तुम्हारे पास कोई ऐसे आदर्श नहीं है, कोई कृति नहीं है। तो एक स्त्री पाठक के लिए वहां पर क्या है? कोई जवाबदेही नहीं है इतिहासकार की मानो स्त्री पाठक के प्रति। तो जब भी मतलब इतिहास को नए तरीके से लिखने की और उसको रिविजिट करने की, उसका पुनर्पाठ करने की ये जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि आलोचना का स्त्री पक्ष पे सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। यहाँ से तो मतलब बहुत सारे सवाल मैंने खड़े कर दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसी तमाम किताबें और आए और कितने सारे लोग लिखें इन सारे मुद्दों पर। मतलब हर चैप्टर में, हर अध्याय में मैंने कम से कम 10-15 चीजें मैंने चाही है कि ऐसा प्लीज ऐसा काम हो, इस तरह के सवालों को उठा के काम किया जाए। और जो पूरा इतिहास लेखन से जुड़े हुए जो सारे सवाल हैं, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर सावित्री सिन्हा, इन दो लेखिकाओं की मैं बहुत इनके प्रति शुक्रगुजार हूँ, इनकी एहसानमंद हूँ कि हमारे लिए ये सवाल इन्होंने सुलझाने की कोशिश की, हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया। अच्छा, आगे हम जो बात कर रहे हैं वो, जैसे एक जगह आपने लिखा है कि मीरा ने अपनी जेंडर पहचान के साथ विद्रोह किया और लल ने जेंडर के दायरे को तोड़कर। तो मीरा का जो लेखन है वो एक्रीचर फेमिनिन का एग्जाम्पल है, और जो लल है वो जेंडर के सारे दायरों को तोड़ देती हैं। लेकिन ये वो स्त्रियां हैं जिनको घर छोड़ना पड़ा। तो घर की जो संरचना है, ऐसा क्यों है कि उनको घर छोड़ना पड़ा? क्या घर के भीतर रहकर विद्रोह नहीं हो सकता? और जिन स्त्रियों ने घर छोड़े, हिंदी का आलोचक उनसे घबरा क्यों जाता है या डील क्यों नहीं कर पाता? हालांकि लल अगर हिंदी में होती, ऐसा आपने लिखा है, तो उसको संत कवियों में शामिल कर लिया जाता। यही सॉल्यूशन है, यही समाधान है कि संत परंपरा में शामिल कर लो। और अगर ज्यादा दिक्कत आए, जैसे शेख जैसी स्त्री जो प्रेम की बात लिख रही है, प्रवीण राय जो ऐसी चीज लिख रही है कि मैं मतलब जो पूरी प्रेम की क्रीड़ा है वो उसका बखान कर रही है। बहुत कम उनका लिखा मिलता है, जो लिखा मिलता है वो मैंने इस किताब में दिया भी है, वो पूरा का पूरा छंद। तो ये इस तरह की बात करने वाली है। मुद्दू पलानी जिस तरह से है, मुद्दू पलानी जो तमिल नर्तकी और नगर वधू थी, नगर शोभिनी थी, कलाओं में प्रवीण थी, वो जो काव्य लिखती हैं राधिका सांत्वनम, उसमें जिस तरह का जो कविता जिसको मैंने अनुवाद करके उसमें दिया है कि कैसे पहली बार तुम प्रेम करना एक पुरुष को बता रही हैं कि एक लड़की को, एक स्त्री को पहली बार कैसे प्रेम करना, डराना मत,
नोचना मत, उसको आक्रांत मत करना, प्यार से, मतलब उसको तरीके समझाती है। तो उसको बाहर कर दिया गया, उसको व्यभिचारिणी कह दिया गया। तमिल साहित्य का इतिहास में एक लाइन में लिख दिया गया कि इसका तो अश्लील साहित्य था। उसका संकलन करने वाले ने कविताएं इसकी इस तरह की बाहर निकाल दी। बाद में नागरत्नम्मा जब इसको लेकर आती हैं सामने, सारे एडिटेड पोर्शंस जितने भी संपादित हिस्से हैं, जब वो उसको लेकर आती हैं नागरत्नम्मा स्वयं एक संगीतज्ञ थी और वो भी एक नर्तकी थी। और उनके बारे में बात करें तो वो म्यूजिक पे कर देने वाली, आय कर देने वाली वो शायद पहली स्त्री थी भारत में। तो वो जब इनका संकलन करती हैं तो एक पत्रिका में लिखा जाता है कि एक वेश्या ने कविता लिखी और दूसरी वेश्या ने उसको संपादित किया। तो इस तरह का अपमानजनक बर्ताव उन प्रतिभाओं के साथ होता है। तो स्त्री की प्रतिभा को से आपको निपटना नहीं आया। वही पितृसत्तात्मक जो सोच है, वही जो गायनोफोबिया जिसको मैंने कहा है, वो जो डर कहा है कि स्त्रियों की जो प्रतिभा है उससे जो डर है, समझ नहीं आता इसका क्या करें, क्योंकि आप तो एक ही फ्रेम में देखने के आदी हो। आपको एक ही तरीका आता है कि जो स्त्री है उसको तो सिर्फ ये लिखना चाहिए। आप पहले से सोच के बैठे हो ना कि स्त्री है तो उसको ये चीजें नहीं लिखना अलाउड है, उसको इजाजत नहीं है ये सब चीजें कहने की। और अगर वो आपके तयशुदा जो ढांचे हैं उनसे बाहर जाके लिख रही है तो वो आपको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि सत्ता तो आपके हाथ में, आपको लगता है कि तय आप करेंगे। तो इतिहासकारों ने ये काम इन जो स्त्री कवि थे इनके साथ किया है कि उसको डील नहीं किया है। और मीरा के साथ, मीरा को तो बार बार देखा जाना चाहिए इस अर्थ में। हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण परखिया नायिका मीरा को कह दिया गया। नायिका, नायिका क्यों? वो नायिका नहीं है, वो कवि है। तो ये जो कवि का, वही जो मैंने कहा कलम एक सत्ता है, इस सत्ता से उसको बाहर रखना। नायिका कहते ही आपने ये उसको उस सत्ता से बाहर कर दिया कि हाँ जो मैं लिखती हूँ वो मैं सोचती हूँ। और ये जो सोचने की जो प्रक्रिया है उसकी, कि मैं ये सोचती हूँ और मैं ये लिखती हूँ, मैं ये महसूस करती हूँ और मैं ये लिखती हूँ, दरअसल इसी को नकारना है। क्योंकि तुम सोचने लगोगी, ये तो पितृसत्ता की फिर नींव हिल जाएगी ना। सोचना नहीं है, और जो सोच लिया है फिर उसको कहना नहीं है, अभिव्यक्त नहीं करना है। तो ये दो बंधन, एक तो सोचा, फिर सोचे को लिख रही हैं। और मीरा के बारे में कितना कुछ तो वो खुद लिख गई। अपने जीवन की सारी कहानी तो लगभग उन्होंने खुद ही लिख दी है। आपको तो कुछ, उसके बावजूद कि वो सब कुछ अपने साहित्य में खुद लिख रही हैं, खुद बता रही हैं अपनी पूरी कहानी, उसके बावजूद आप उसकी जो मीरा है उनकी परिस्थितियों को देखने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद वो एक रहस्यमयी व्यक्तित्व बना दी गई हैं। क्या है ये प्रक्रिया? क्यों? कोई निंदे कोई बिंदे, मैं तो चलूंगी चाल अनूठी। या तुम मुझे कुलनासी कहो, तुम मुझे कुछ भी कहो, मैं तो नाचूंगी। ये जो बेपरवाही है और उनकी जीवन की जो तमाम घटनाएं हैं, कैसे वो सती होने से मना करती हैं, कैसे वो महलों को छोड़ के निकल जाती हैं, कैसे उनकी ऑनर किलिंग की कोशिश की जाती है, ये सारी जो चीजें हैं, इनको इतिहास लिखते हुए आपने दर्ज तो किया मीरा को, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं था। मीरा लोक में जा चुकी थी, वो लोक ने उनको सहेज लिया था। तो आपके पास ये तो उपाय था नहीं कि आप मीरा को खारिज करके आगे बढ़ जाइए, लेकिन उनको समाहित किया। तो उनकी इस पूरी पृष्ठभूमि को, जो वो खुद बता रही हैं अपने लिखे में, आपने उसको काट दिया, खारिज कर दिया। किस तरह से उनको महल में रहने पर, वो पंक्ति भी मैंने लिखी, महल में रहने पर जो खाना उनको मिल रहा है, वो जो प्लेट में उनके आता है खाना, कैसे उस पर वो पंक्ति उन्होंने लिखी। तो सब चीजें अपने बारे में बता रही हैं, लेकिन आप उन सबको खारिज करके उसको एक रहस्यमय किरदार में बदल दे रहे हैं ताकि गले उतर पाए। एक ऐसा विद्रोही चरित्र पितृसत्तात्मक समाज के गले उतर पाए, उसको हजम हो जाए। क्योंकि आप उसको नकार नहीं सकते। जिन्हें नकार सकते थे उन्हें नकार दिया है, जिन्हें नकारना आसान था इतिहासकार ने उनको नकार दिया है, उन पर बात नहीं की है। या जिन पर बात की है उनको भी इस तरह से दर्ज किया कि या तो इसके पति ने लिखा होगा या तो इसके प्रेमी ने लिखा होगा, उसने प्रेमाधिक्य में इसका नाम अपने लगा दिया होगा। मजेदार बात है साईं की, जब गिरधर कबीर आए कि वो छंद पूरे करती हैं उनकी मृत्यु के बाद,
उसके लिए नहीं कहा जाता कभी ऐसा, बल्कि ये तारीफ की जाती है कि देखिए उसने अपने पति के लिए जो छोड़ के अधूरा गया था वो काम उसने पूरा कर दिया जाता है। जी। तो आगे एक जगह आपने एक जो पाठ वाला जो मेरा आपका सेक्शन, कोई सवाल नहीं है, पर तुम तो सवालों से एकदम लैस हो। एक जगह शुक्रिया। आगे आके एक जगह जो पाठ वाला सेक्शन है उसमें आप भाषा के संदर्भ में अनामिका जी को विशेष रूप से रखते हुए बात करती है कि भाषा से लिया है उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र, और इसी के साथ साथ आप जो पाठकीयता है और यौनिकता है और जो भाषा में लोक से लिए गए शब्द हैं या जो भाषा का स्त्री पक्ष है उस पर सवाल भी खड़े करती हैं और उस पर बात भी करती हैं। तो यौनिकता और पाठकीयता, इन दोनों का क्या संबंध है? क्योंकि पाठ तो पाठ होगा, उसमें जेंडर का क्या रोल रहेगा? इसी के लिए ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाठ तो पाठ होता है, उसको स्त्री पाठ और पुरुष पाठ क्या करना, मतलब हर इन्हीं चीज सारे जेंडर इन्हीं डायनेमिक्स सवालों का के। जवाब जो शुरू का सिद्धांत वाला खंड है, उसमें 2 अध्याय, अध्याय 4 और अध्याय हाँ 5, वो इसी मुद्दे जी पर बात करते हैं कि स्त्री भाषा और जी पाठ क्या है, कैसे स्त्री पाठ जो है वो उसकी यौनिकता के बिना आप उसको नहीं समझ सकते हो, कैसे उसकी यौनिकता वहां अभिव्यक्त होती है। तो वो दोनों जो पाठ हैं वो उसको बताते हैं, और अनामिका के संदर्भ में मैं उस चीज को लेकर आती हूँ कि कैसे पाठकीयता ही यौनिकता है। अनामिका के साथ ये चीज है कि देखिए बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत सारे शब्द क्या, लगभग पूरी की पूरी भाषा की संरचना ऐसी है जो पितृसत्तात्मक है जी ना। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया है कि अगर एक कवि लिख रहा है, रघुवीर सहाय अगर लिख रहे हैं कि मैं कुछ और करना चाहता था और मैं कुछ और कर रहा हूँ, जी तो इस मैं में सब शामिल है, पूरी दुनिया शामिल हो सकती है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, जी मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, मुझे लगेगा हाँ ये मेरे मन की बात है। लेकिन जैसे ही कोई स्त्री कभी लिखेगी ये बात कि मैं कुछ और कर रही हूँ, मैं कुछ और करना चाहती थी, तो आपको लगेगा कि ये तो इसकी प्रॉब्लम है, ये इस स्त्री की प्रॉब्लम है, ये स्त्री की समस्या है, ये तो अपना अपना गाना गाती रहती है, ये तो अपनी ही जी बात करती रहती है। तो जो स्त्री का है वो सिर्फ स्त्री का है, लेकिन जो पुरुष ने लिखा है वो पूरी दुनिया का है। ये जो समस्या है ये आप भाषा में पढ़ सकते हैं, आप फॉर्म फिल करते हो या जब भी आप मतलब ऐसे बात करना चाहोगे कि एक लेखक यह करता है, एक लेखक यह कहता है। पूरी किताब लिखते हुए मेरे सामने ये बहुत भयानक समस्या थी, मैं कौन सी भाषा है जो जिसमें लिखूं, क्योंकि मैं जब भी लिखूंगी कि लेखक लिखता है, लेखक कहता है, कोई भी एक वाक्य उठाकर देख ली, एक एक वाक्य में मुझे ये तकलीफ हुई है लिखने में, क्योंकि मेरे पास कोई और भाषा है ही नहीं। उस भाषा में मैं अपनी यौनिकता को कहने की, यौनिकता मतलब मेरी सेक्सुअलिटी का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है, सिर्फ संभोग नहीं है, यौनिकता मेरी पूरा व्यक्तित्व है, उसी से आप मुझको पहचानते भी हो। एक स्त्री है, उस स्त्री को आप पहचानते कैसे हो? उसकी लैंगिकता, उसकी यौनिकता ही उसकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो वो कहाँ अभिव्यक्त हो, वो कैसे अभिव्यक्त हो, अनामिका उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं। उनके पास जितने पितृसत्तात्मक शब्द आते हैं वो उनको धो के, पोंछ के, सुखा के, धूप में डाल के, पछीट के, खींच के, कैसे भी वो उनको अपनी बात उससे कहलवाने की कोशिश करती हैं। जो टोकरी में दिगंत हैं उसकी जो कविताएं हैं, थीरियों वाली जो कविताएं हैं, उनको आप पढ़ के देखिए, तो वो कमाल कविताएं हैं, जिनमें वो स्त्री स्वर दिखाई देता है, जहां बार बार बात कहने पर ये नहीं लगता है कि मैं अपनी अस्मिता में नहीं हूँ, मैं अपने स्वत्व में नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं बार बार यहाँ लिख रही हूँ कि लेखक कहता है, लेखक लिखता है, कोई एक वाक्य नहीं है ऐसा जिसको जो एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है जेनरिक, हमने उस सामान्य में से स्त्री को बाहर कर दिया है। एक भी वाक्य जब मैं कहूंगी कि स्त्री के लेखक लिखती है, तो आप समझेंगे सिर्फ स्त्री। जब मैं कहूंगी लेखक लिखता है, तो आपको लगेगा वो प्रक्रिया पूरे मानव जाति के लिए बात कर रहे हैं हम। तो ये जो जेनेरिक था, ये जो सामान्य था, इसमें से स्त्री तो बाहर है, वो तो एक जैसे कभी कभी विशेषण के तौर पर उसका केवल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बहुत भारी समस्या है, और इसको समझना होगा कि कैसे पाचकीयता ही यौनिकता बन जाती है, जब इसी भाषा को स्त्री
जैसे भी उसको संभव लगता है उसको अपने हिस्से में, जैसे एक कविता ही है अनामिका की कि अपने घर के फर्नीचर के बारे में जब वो बात करती हैं कि यही है जिनको मैं झाड़ती हूँ जो मुझे नहीं झाड़ती। मतलब ये दो पंक्तियां रोंगटे खड़े कर देती हैं। वो जो झाड़ना जो शब्द है उसका पूरा का पूरा स्त्री और पुरुष के संबंध में, उसके बीच में वो जो झाड़ना है, तुम मुझे झाड़ते हो मैं तुम्हें नहीं झाड़ सकती हूँ, या जो भी, ये पूरा का पूरा उसका अर्थ बदल जाता है कि कैसे वो एक दर्द है कि यही तो है जो मुझे नहीं डांटते, वरना तो मैं हमेशा डांट खाती रहती हूँ, हर बात में मुझे डांट पड़ती रहती है। तो ऐसे और कितने सारे उदाहरण हैं जहाँ वो छोटी छोटी चीजों के, या जो बारिश में भीगता हुआ जो पोछा है उसके अकेलेपन से अपने आप को जोड़ना, महसूस करना, है ना। ये उपमा, या जैसे उसी कवि वेरा पावलोवा का मैं उदाहरण आपको देती हूँ। जिस तरह से वो कविता लिखती हैं, वो सारे बिंब जो है वो स्त्री बिंब हो जाते हैं, वो स्त्री की भाषा होने लगती है अचानक। जैसे वो लिखती हैं कि एक कविता उसकी उनकी है जो मुझे ठीक ठाक वो किस तरह से लिखी है वो तो याद नहीं है, लेकिन हाँ बताती हूँ कि मैं एक रस्सी पर चलती हूँ, जो नट जिस तरह से रस्सी पर चलते हैं, तो मैं उस बारीक रस्सी पर चल रही हूँ और संतुलन के लिए मेरे दोनों हाथ में एक एक बच्चा है। ये स्त्री भाषा है, इसमें उसका माँ होना, उसका पत्नी होना, उसका गृहिणी की भूमिका में होना, उसके साथ जुड़े हुए तमाम जो काम है, उसकी अस्मिता से जुड़ी हुई जितने और परेशानियां हैं वो सारी एकदम सजीव हो जाती हैं। या जब वो कहती हैं, कविता लिखती हैं कि कछुए का बिंब लाती हैं कि तुम्हारे तिरस्कार के बिना तो मैं कभी उस स्थिति में नहीं पहुंच सकती, जिसमें एक उल्टा कर दिया गया कछुआ है जो कभी अपने आप से सीधा नहीं हो सकता। या मार्ज पियर्सी जो अमेरिकी कवित्री हैं वो और एक्टिविस्ट हैं, वो लिखती हैं कि मून इज ऑलवेज फीमेल। एक चांद औरत ही हो सकता है, जिस तरह वो बढ़ता है घटता है, तब जब गर्भावस्था में होती है स्त्री तो वो मटर के दाने जितना जो गर्भ है वो कितना बड़ा हो जाता है, फिर सिमट के वो वापस आ जाता है। ऐसे ही उसका जो मासिक जो उसका माहवारी जो है उसमें वो बार बार उसकी स्थिति बदलती है, जैसे चांद अपने रूप बार बार बदलता है। या इसको FGM से जोड़े अगर, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन से, जो यौनांगों को विकृत करना है कि हमने इसके बारे में सुना है FGM के बारे में, जो अफ्रीकी ट्राइब्स में ये प्रचलित रहा कि जब पति विदेश चला जाएगा तो योनि को सिल दिया जाएगा, जब पति वापस आ जाएगा तो योनि फिर से खोल दी जाएगी। तो क्या है ये जो मून का बार बार घटना है, बढ़ना है, इसका आकार रूप जैसे मानो वो स्त्री ही हो सकता था। तो ये स्त्री भाषा है और इसमें उसकी यौनिकता है, उसका स्त्री होना है, उसका गर्भ है, उसकी कोख है, उसकी अस्मिता है, उसकी यौनिकता है, और पाचकीयता ही यौनिकता है का ये मतलब है। अच्छा, एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जो स्त्री कविता है उसका रूढ़ एस्थेटिक जो है वो है क्या, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कितना मतलब सटीक है? एक पर्टिकुलर शब्द के दायरे में बांध देना। मैं नहीं सुन पाई। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि जो रूढ़ एस्थेटिक है वो दरअसल है क्या, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल या आक्षेप कितना मतलब सटीक है, या कितना सच बैठता है, किया जाना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हुआ नहीं है स्त्रियों को उस ढंग से लिखते हुए। हाँ, ये सवाल मैंने उठाया है कि बार बार कह दिया जाता है कि ये तो रूढ़ हो चुका है, एस्थेटिक्स हैं, ये रूढ़ हो चुके तरीके हैं स्त्री कवि, मतलब ये फॉर्मूला के तौर पे कविता लिख रही हैं। तो अभी तो यही बात तो मैंने कही है कि इतना तो अरसा हुआ ही नहीं कि आप उसको रूढ़ी कहने लगे। कौन सी रूढ़ी है जो दिखाई दे रही है? एक तो आलोचक नुमा लोग और आलोचक, कोई ये नहीं बताता है कि वो कौन सी रूढ़ियां हैं भाई जो आपको दिखाई दे रही हैं। कम से कम वो तो बताइए, वो कौन सा स्त्रीवाद है जिसके खांचों से स्त्री कभी बच पाई है। ये वाक्य
कि वो स्त्रीवाद से बच पाई है, इस खांचे से बाहर है, और इसको आप तारीफ की तरह के बताइए तो सही वो कौन सा खांचा है जिसमें आपको वो बंधी हुई दिख रही है, या कौन सी वो स्त्री कवियां हैं जो आपको खांचे में बंधी हुई दिख रही हैं। तो कुछ भी रैंडम बात करना नहीं स्वीकार हो सकता है। आलोचना में जिम्मेदारी के साथ बात कहनी होती है। आलोचना में आप कोई भी बात यूं ही नहीं कह सकते हो। हजार मैंने उदाहरण इसीलिए दिए, मतलब अगर आप चाहें तो इस तरह के कोई भी मनगढ़ंत बात बिना आधारों के, बिना बताए, बिना समझाए, बिना स्त्रीवाद पढ़े कितनी बार पुरुष आलोचकों ने कही है, उसी का केवल एक ग्रंथ बनाने लगे तो शायद 1000 पृष्ठ का तो वही ग्रंथ हो जाएगा। तो वो कुछ एग्जाम्पल ही, कुछ ही उदाहरण मैंने देने की उसमें सिर्फ कोशिश की है कि देखिए ये है तो भरमार भरी हुई। तो कोई रूड एस्थेटिक्स ऐसा है नहीं अभी तक। कितनी तरह के हमारे पास, अनामिका अलग तरीके से लिखती हैं, सविता सिंह बिल्कुल अलग कवित्री हैं, नीलेश बिल्कुल अलग कवित्री हैं, अनीता वर्मा अलग किस्म की कविताएं, कात्यायनी बिल्कुल अलग है, गगन गिल उनकी अपनी अलग अस्मिता है। तो सब तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। कौन से रूड एस्थेटिक्स हैं जो आपको वहां दिखाई दे रहे हैं? दर्ज तो करिए, बताइए तो सही कि वो कौन से हैं। तो ये बहुत वही मैं कह रही हूँ, ये पूरी की पूरी लिस्ट बनाई जा सकती है कि स्त्री कविता के बारे में कुछ चलते हुए वाक्य कौन से हैं जिनको सब कह देते हैं, जिनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, और उसके बाद उसको लगता है कि हमने स्त्री कविताओं की, स्त्री कवियों की समीक्षा कर ली। ऐसे चलताऊ वाक्यों की एक लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं। 80-90 ऐसे वाक्य बन सकते हैं जो आप इस्तेमाल कर लें। तो बल्कि मैं कहूँगी रूढ़िवादी तरीके तो ये हो गए हैं। ये एक क्लीशे बन गया है कहना कि स्त्रीवाद के ढांचे से बच पाई है, जैसे कि बचना ही श्रेयस्कर था। अच्छा हुआ ये स्त्रीवादी उसमें नहीं फंसी। अच्छा, आगे ना एक जगह बात कर रहे हैं कि एक शीर्षक है फुर्सत के कामों से भरे हुए खाली हाथ, और उसमें आप नीलेश रघुवंशी के संबंध में केदारनाथ सिंह को कोट करते हुए लिखते हैं कि पहली, जो उनकी कविता संग्रह है पहली रुलाई तक की डायरी, पहली रुलाई तक की डायरी जो है वो जैविक स्त्री बोध का क्रमिक दस्तावेज है, जो शायद हिंदी में पहली बार इतनी प्रामाणिकता के साथ दर्ज हुआ है। ये केदारनाथ सिंह के शब्द हैं, और उसमें आगे आप जोड़ते हैं कि सिर्फ जैविक स्त्री बोध का दस्तावेज नहीं है, बल्कि निजी भी नहीं है, और ये पॉलिटिकल है। और ठीक यही बात पीछे लोकगीत वाले अध्याय में आप लोकगीतों के संदर्भ में कर रहे हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, जो द्वितीय चरण का बहुत अहम नारा है। तो जब जैविक स्त्री बोध की बात कर रहे हैं तो दरअसल ये जैविक स्त्री बोध है क्या, और इसकी टकराहटें क्या है और किससे है? जब केदार जी इसको कहते हैं जैविक स्त्री का जी, जो बोध है, तो एक बहुत जैविक क्रिया की बात कर रहे हैं कि स्त्री है तो गर्भवती होगी तो बच्चे को जन्म देगी ही, है ना। तो उसके दस्तावेज, उसको जो दर्ज करना था वो हिंदी कविता में था नहीं अभी तक। नीलेश के साथ वो पहली बार आता है, लेकिन उन 21 कविताओं की, वो जो 21 कविताओं की वो जो श्रृंखला है नीलेश की, उसका महत्व यहीं खत्म नहीं होता है। ये जब वही एक दिक्कत है, क्या वो एक फ्रेम जो होता है, उस फ्रेम से आप बाहर नहीं सोच पाते हैं। उसके लिए आपको आलोचना के स्त्री पक्ष पे खड़ा होना पड़ेगा। उस बात को समझने के लिए जो मैंने वहां कही है, उसको समझने के लिए आलोचना के स्त्री पक्ष पे खड़ा होना पड़ेगा। वहां से आपको दिख रहा है कि वो एक जैविक स्त्री के दस्तावेज हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा सामाजिक पक्ष है। वो केवल जैविक स्त्री नहीं है। स्त्री यानी आप उसको केवल फीमेल में रिड्यूस कर रहे हो। जब आप उसको जैविक स्त्री के दस्तावेज कह रहे हो, तब आप दरअसल उसको केवल एक नारी, यानी एक फीमेल जिसको कहेंगे, केवल फीमेल में रिड्यूस कर रहे हो। लेकिन एक लड़की जिसने शादी की है, फिर वो माँ बनने वाली है, और वो अपने एक एक अनुभव को दर्ज कर रही है पहली रुलाई तक का, कि यानी जब बच्चा जन्म ले रहा है तब तक की वो सारी उसकी चीजें वहां दर्ज कर रही है। तो क्या वो केवल एक फीमेल है? वो महसूस कर रही है, उसके देह के अंदर कुछ पल रहा है। वो केवल फिजिकल, शारीरिक, जैविक नहीं है, उसके पीछे सामाजिक सच्चाइयां हैं बहुत सारी। एक छोटा सा उदाहरण उस कविता में से मुझे याद आ रहा है, जहां वो लिखती हैं कि तुमने मुझे क्या कर दिया, बच्चे से बात कर रही हैं जो अजन्मा बच्चा है, कि तुमने मुझे क्या बना दिया है, मोटी और भद्दी लगती हूँ मैं, जब मैं निकलती हूँ तो क्या सोचते होंगे लोग। ये एस्पेक्ट, ये पक्ष
क्या केवल एक जैविक स्त्री का दस्तावेज है? कितना बड़ा सच है समाज का कि एक खास ढांचे में स्त्री को देखना कि वो इस तरह से दिखती रहे, उसकी कमनीयता को महत्व देना, उसकी देह यष्टि को महत्व देना, उसके जिसको कहते हैं कि लुक्स को ही सबसे महत्वपूर्ण समझना, दूर उसकी है रचना को सबसे महत्वपूर्ण समझना, ये जो समाज की मानसिकता है जिसके एकदम विपरीत चली जाती है वो स्त्री जब वो 8वें 7वें 8वें महीने में है, उस स्थिति में है, तो वो उस एहसास को समझने के लिए और तमाम चीजें कि मैं अब बोर हो गई हूँ, बस एक कविता इन 21 कविताओं में है जिनमें वो कहती है कि अब मैं बोर हो गई हूँ, बस अब तुम बाहर आ जाओ, अब मैं बोर हो गई हूँ इस एक ही स्थिति से, मतलब 8-9 महीने से एक ही स्थिति चले जा रही है, मैं इससे बोर हो गई हूँ। ये ट्रेन भी नहीं है जिसका कि मैं खींच कर जिसकी ट्रेन इसको रोक सकूं, है ना? तो कैसे उसकी उसकी पूरी की पूरी गर्भावस्था उसके अपने व्यक्तित्व पे क्या असर डाल रही है, बाहर की दुनिया के साथ उसके जो समीकरण है वो कैसे बदल रहे हैं, कैसे दुनिया की जो पारंपरिक जो सोच है एक स्त्री के प्रति, एक लड़की के प्रति, वो कैसे बदल रही है, उसके बारे में वो क्या सोच रही है, तमाम चीजें। दुनिया में स्त्री होना, स्त्री एक सांस्कृतिक इकाई है, स्त्री शब्द जो है वो एक सांस्कृतिक इकाई है, एक कल्चरल, एक सोशल टर्म है, एक सामाजिक निर्मिति। तो वो केवल बायोलॉजिकल, केवल जैविक दस्तावेज नहीं है। और इस कविता का महत्व ये है कि इस तरह की जो भावनाएं जो वहां दर्ज हुई हैं वो हिंदी में पहली बार इतनी प्रामाणिकता से, इतनी पूर्वाग्रह मुक्त नजरिए से वहां, वरना तो मतलब ये बात कह देना आप, कोई लड़की अपनी माँ से या सास से कह दे ये बात कि मैं बोर हो गई हूँ इससे, खत्म करो ये प्रोसेस, या कैसा इसने बना दिया इस बच्चे ने मुझे मोटा, आप कह ही नहीं सकते। तो ये एक क्रांतिकारी चीज थी हिंदी में, हिंदी की स्त्री कविता में, कि ये 21 कविताएं वहां आती हैं। और मैं ये भी वहां लिखती हूँ कि इसके साथ जुड़े हुए अभी और तमाम भाव हैं जिनको आना बाकी है। मेरी एक सहकर्मी थी जो इस बात पे नाराज हो गई थी जब एक सेमिनार में उसने ये सुना था कि जो भ्रूण होता है वो दरअसल एक ट्यूमर ही होता है। ये 1/2 में मैंने ये बात को इस्तेमाल किया था, 1/2 लिखते हुए, कि बच्चा एक ट्यूमर ही तो होता है जो आपके सेल्स पर पल रहा है और विकसित हो रहा है, आपके देह में ही पल रहा है, आपकी बॉडी पर, आपके खून पर, आपकी अस्थि मज्जा पे पल रहा है। इस बात पर वो नाराज हो गई थी, बच्चे को ट्यूमर कैसे कह सकते? तो जिन बातों को सुन ही नहीं सकते आप, वो स्त्री कविता में आती हैं। और काम तो तब होगा आलोचक का कि वो इस बात को समझे, केवल जैविक स्त्री के दस्तावेज है कह के नहीं छोड़ सकते हम उसको। और अगर छोड़ दिया है तो फिर स्त्रीवादी आलोचना को ये काम करना होगा कि वो उसकी तरफ देखे। मुझे लगता है काफी बातचीत हो गई आज। हाँ, मैं बस अब आखिरी पड़ाव पर आऊंगी एकदम। आप लोग ठीक है, चाय भी नहीं पिलाओगे? जी चाय भी नहीं पिलाओगे आप लोग तो मुझे? हाँ, वर्चुअल चाय में बेच सकती हूँ। मैं सवाल एक मतलब 2 सवाल है, वैसे तो काफी सारे हैं पर 2 सवालों को मैं लूंगी। एक तो आखिर में किताब के जो हम इंटरसेक्शनल पद्धति या अंतर्विभागीय पद्धति की बात करते हैं वो पुरुषों के संदर्भ में क्यों ठीक नहीं बैठती है? नहीं, किसने कहा पुरुषों के संदर्भ में ठीक नहीं बैठती है? मतलब इंटरसेक्शनैलिटी या अंतरानुभागीयता एक जिसको कहिए कि एक औजार है, एक टूल है, एक तरीका है अध्ययन करने का। इसको किम्बरले क्रेंशॉ ने अपने एक निबंध में प्रस्तावित किया था। और ये पद्धति कहती है कि हमारी जो अस्मिताएं हैं, खास तौर से उन्होंने आदिवासी स्त्री के संदर्भ में ये बात की थी। अब आप कहेंगे कि आदिवासी पुरुष के संदर्भ में क्यों नहीं थी? एक जब मूवमेंट चलता है, जब एक आंदोलन चलता है ब्लैक्स का, तो उसमें लंबे समय तक ब्लैक्स किसे माना जाता रहा? ब्लैक्स मतलब ब्लैक पुरुष। ऐसे ही दलित आंदोलन जब चला, उसमें दलित किसको माना जाता रहा? दलित मतलब दलित पुरुष, है ना? इसका नतीजा क्या हुआ कि एक समय पर जो ब्लैक औरतें थीं
वो खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि जब फेमिनिज्म की बात होगी तो फेमिनिज्म का मतलब व्हाइट फीमेल्स, व्हाइट औरतें, सवर्ण स्त्रियां, और जब काले लोगों की बात होगी तो मतलब काले पुरुष, तो फिर हम कहाँ हैं? हम फेमिनिज्म में भी नहीं है, हम ब्लैक आंदोलन में भी नहीं है, तो फिर हम कहाँ हैं? क्यों नहीं थे वो उसमें शामिल? क्योंकि उनकी अस्मिता एक इंटरसेक्शनल अस्मिता थी। इंटरसेक्शन कहाँ? क्योंकि वो फेमिनिज्म, क्योंकि वो स्त्री का, जिसकी बात फेमिनिज्म कर रहा था, और ब्लैक जो अस्मिता है, यानी जो जो रेस था, उसका इंटरसेक्शन था। ये उस इंटरसेक्शन की बात थी। ऐसे ही जब आदिवासी की बात होगी तो आपको लगेगा आदिवासी पुरुष, तो फिर आदिवासी स्त्री की बात कौन करेगा? तो आदिवासी होना और स्त्री होना, ये इस इंटरसेक्शन की बात थी। ऐसे में दलित आंदोलन जब यहाँ शुरू होता है तो उसके बाद दलित स्त्रीवादी आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती है? दलित स्त्रियां जो है वो क्या कहती हैं आगे? यही कि ना तो हमको स्त्रीवाद में जगह मिली, स्त्रियों ने अपनी अपनी बात कही, और जब ये जो मंडल वाला जो पूरा कांड था, मंडल आयोग वाला, उसमें क्या हुआ था? सवर्ण लड़कियां यही तो झंडे ले लेकर खड़ी हुई थी ना, प्लैकार्ड्स लेके, कि हमको बेरोजगार पति नहीं चाहिए। वहां से पहली बार जो हमारी स्त्रीवादी थी, फेमिनिस्ट जो थिंकर्स थी भारत की, उनको ये एहसास हुआ कि हम स्त्रीवाद की बात कर रहे थे और हम जाति का पक्ष तो भूल ही गए। तो लंबे समय तक स्त्रीवाद में स्त्रियों का मुद्दा नहीं देखा गया, तो स्त्रियां वहां से बाहर हुई, और दलित आंदोलन में दलित स्त्रियों को शामिल नहीं किया, यानी उस पूरे शोषण की प्रक्रिया में वो दलित स्त्री का अलग किस्म का शोषण है, उसको दर्ज नहीं करते, तो वहां पे भी वो बाहर हुई। तो ये वो इंटरसेक्शन बना स्त्री होने का और दलित होने का। इंटरसेक्शन का मतलब है वो स्थान जहां दो रास्ते एक दूसरे को काटते हैं। इस इंटरसेक्शन की बात इसलिए स्त्री के साथ आप लोग अपना माइक बंद कर लो क्योंकि मुझे आवाज आ रही है। तो क्योंकि इसके बारे में बात जो ब्लैक्स का मूवमेंट है उसमें ब्लैक स्त्री की बात नहीं होती, जो दलित मूवमेंट था उसमें दलित औरत की बात नहीं हो रही, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट था उसमें से दलित और काली स्त्री और बाकी सारी जो अस्मिताएं, जो सवर्ण अस्मिताएं थी वो उसमें बाहर थी। तो ये उनके इंटरसेक्शनल अस्मिता की तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी था कि क्या है उनकी अस्मिता में। एक लीगल केस, एक कानूनी केस किम्बरले क्रेंशॉ उसमें उद्धृत करती है अपने पूरे लेख में, जहां एक ब्लैक स्त्री को नौकरी से निकाला गया था, और उस केस के संदर्भ में वो पूरी बात को समझने की कोशिश करती हैं कि उसको बाहर निकाला गया। तो कोर्ट में जब दलीलें पेश हुई तो उसमें दो तरह की चीजें समझ में आई। कभी लगता था कि वो स्त्री होने की वजह से उसके साथ भेदभाव किया गया और उसे बाहर निकाला गया, और कभी लगता था कि ब्लैक रेसिज्म की वजह से उसको बाहर निकाला गया। तो इसको क्या मानेंगे? वहां वो उस पद्धति को समझती हैं कि ये एक इंटरसेक्शनल अस्मिता है, और ये इन दो अस्मिताएं जहां स्त्री होना और ब्लैक होना एक दूसरे को काटती हैं, ये वहां खड़ी है। इसको समझने के लिए, इसके उत्पीड़न को समझने के लिए अलग पद्धति की जरूरत है। कोई पूछ रहा है कि कवित्री को नायिका कहा जा सकता है क्या? हसीब पूछ रहा है। नहीं, मैंने वो मना किया। मैं पहले भी उस पर बात कर चुकी हूँ मीरा के संदर्भ में कि मीरा को परकिया नायिका कह दिया गया। वो नायिका नहीं है जी, वो अपने आप में करता है, वो स्क्रिप्ट लिखने वाली है, उसके हाथ में कलम है, वो किसी और के कलम के इशारे पर नहीं काम कर रही है, तो वो नायिका नहीं है आपकी, वो हिंदी साहित्य की नायिका नहीं है, वो कवि है। तो आप नायिका नहीं बोल सकते उनको। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल है बस कि आलोचना का ये स्त्री पक्ष जो है, क्या वो सिर्फ सिस वुमेन तक केंद्रित है या इसके आगे भी बढ़ता है? इससे आगे निश्चित रूप से बढ़ता है और इसके आगे जाना चाहिए। और अपने यहाँ तो अभी मतलब कहना चाहिए कि हम अभी काफी पिछड़े हुए हैं इस विमर्श के मामले में। हिंदी साहित्य की बात कर रही हूँ, हिंदी साहित्य में आलोचना में अभी ये सवाल आए ही नहीं है। इन सवालों का भी आना अभी बाकी है, इस तरह के साहित्य का भी आना अभी बाकी है। कुछ एकाध रचनाएं आपको मिलेंगी, लेकिन पुरजोर तरीके से जब वो साहित्य आएगा तो उसकी पद्धतियां भी आएंगी। लेकिन उससे पहले उसका ऐसा नहीं है कि उसका इंतजार करना चाहिए कि
ये भरपूर साहित्य आ जाएगा फिर हम उसकी आलोचना लिखेंगे, नहीं। हमको अपनी भाषा को, आलोचना को पहले से ही वो एक जिसको जेंडर न्यूट्रल जो एक तरीका है विकसित करना होगा, क्योंकि असल में स्त्रीवाद भी पितृसत्ता पर ही चोट करने की कोशिश कर रहा है लगातार। पितृसत्ता ही जो बाकी जेंडर अस्मिताएं हैं उनके लिए भी सबसे बड़ी जो रुकावट है रास्ते की वही है। तो कहना चाहिए कि जिस संरचना को ध्वस्त होना चाहिए वो दरअसल पितृसत्तात्मक संरचना ही है, और वहां तक अगर जाना है तो स्त्रीवाद को इन सारी चीजों को शामिल करना पड़ेगा। वेस्ट में पश्चिमी साहित्य में, पश्चिमी साहित्यालोचन, पश्चिमी जो कहना चाहिए खासतौर से जो अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी जो स्त्रीवादी आलोचना है उसमें ये सारे मुद्दे आ रहे हैं। और बारबरा स्मिथ हो या एंजेला वाई डेविस हो, ऐसे तमाम लेखिकाएं हैं जो सिर्फ ब्लैक स्त्रीवादी साहित्यालोचन की ही बात नहीं कर रही, बल्कि ब्लैक लेस्बियन स्त्रीवादी आलोचना पद्धतियों पर भी बात करना शुरू। तो वहां पे बहुत सारे इंटरसेक्शंस आपको दिखेंगे जो अभी आलोचना में जिन पे बात हो रही है, लगातार काम हो रहा है। हमारे यहाँ अभी ये थोड़ा सा जगह ना साइड में पड़े हुए मुद्दे हैं। तो अब जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप बोलिए, कुछ बोल रही थी। नहीं, यही कह रही थी कि तो अब खत्म किया जाए इसे आज की हाँ, मैं बातचीत वही बोलने वाली थी। जी, काफी लंबी बातचीत होगी। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरत और बेहतरीन किताब लिखने के लिए, जो आलोचकों की लगातार आलोचना करती है और बहुत तीखे तर्कों के साथ सामने आती है हमारे, और आप ऐसे ही लिखते रहिए। बहुत शुक्रिया। और इतनी देर झेलने के लिए जो भी मतलब अगर दर्शक हैं, लोग हैं यहाँ पर, तो उनका भी बहुत शुक्रिया कि 1.25 घंटा 20 मिनट के 17 मिनट लगभग उन्होंने हमारी बातचीत को बर्दाश्त किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों के मंच का भी, रचयिता का भी, और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू।